वाई मोर ऑफ अ गुड्स इज परचेज व्हेन प्राइस फॉल। जब कीमत गिरती है तो हमें ये पता है कि जो है डिमांड बढ़ती है, पर ऐसा क्यों होता है उसके पीछे के रीज़न को जानते हैं। ठीक है, तो वाई मोर ऑफ गुड्स परचेज व्हेन प्राइस फॉल। ठीक है, तो पहला रीजन इसका ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जी, आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ की किसी वस्तु का कंजप्शन हम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। अब जैसे कि मान के चलिए कि किसी वस्तु का प्राइस जो था वो 1 2 3 4 5 ऐसे था, और ये जो कीमत जो थी, वो डिमांड जो थी वो इस तरीके से घट रही थी। ठीक है, अब ज़रा समझिए कि मैंने जब प्राइस उसकी 1 रुपये थी, ठीक है, या फिर ये मान के चलो प्राइस जब उसकी 5 रुपये थी तो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। पहले यूनिट में 5 रुपये की कंज्यूम करने को तैयार हूँ, पर दूसरी यूनिट 5 रुपये की कंज्यूम करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि पहले यूनिट पे मुझे जितनी यूटिलिटी मिली उससे अगली यूनिट पे मुझे उतनी यूटिलिटी उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मैं सोचूंगा कि पहली वाली पे अगर मैं उतनी सेटिस्फेक्शन पा करके 5 रुपये खर्च करने का तैयार हूं तो अगली वाली पे सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, इस पे 5 क्यों खर्च करूंगा मैं। समझ में आई बात? मतलब एक उपभोक्ता तभी अगली यूनिट पे खर्च करने को तैयार होता है जब उसकी कीमत गिर जाए। समझ में आई बात? मतलब कहने का ये है कि मन तो मेरा वैसे भी भर गया है, 1 यूनिट में कंज्यूम कर चुका हूं, ठीक है, अगली यूनिट मेरे को कंज्यूम करने की नीड है नहीं है। अब जैसे आप मार्केट में गए, आपने एक बर्गर खाया जो 20 रुपये का था, आपने बर्गर खा लिया, ठीक है, खा के आपका पेट भर चुका है, ठीक है, दुकानदार ने कहा कि भैया एक बर्गर और खा लो, ठीक है, आप क्या कहोगे? भाई 20 रुपये का बर्गर है, मेरा तो पेट भर चुका है, मैं क्यों खाऊं? उसने भैया 10 रुपये का दे दूंगा, खा लोगे? खा लोगे। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ही कीमत गिरी, ठीक है, आपको लगता है कि मेरे को अब ये वर्थ इट हो गया है मेरे लिए, ठीक है। एक उपभोक्ता तब उस पे ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है जब उसकी कीमत गिर जाती है, क्योंकि पहले वाले रेट पे अगर वो खर्च करता तब वो खर्च नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सेटिस्फेक्शन गिर चुकी है। पहले यूनिट से जितनी सेटिस्फेक्शन मिली थी उतनी दूसरी से तो नहीं मिलेगी। पहले बर्गर से जितना सेटिस्फेक्शन मिला है दूसरे बर्गर से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर रेट गिर जाए तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा देने लग जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक यूनिट, एक कम्युनिटी होती है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है और एक उपभोक्ता उसकी अगली यूनिट पे तभी खर्च करने को तैयार होता है जब उसकी कीमत गिर जाए। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, इनकम इफेक्ट। बर्गर वाला एग्जांपल एकदम समझ में आ गया इरफान को तेजी से। हाँ यार क्या करो भैया, मेरे ऊपर एग्जांपल दे दिया तुमने। हाँ, इनकम इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी डिमांड एंड द रियल इनकम ऑफ द बायर चेंज व्हेन द चेंज इन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी। देखो जी क्या होता है कि अगर मान के चलिए यहाँ पर हम लोग 10 लोग बैठे हुए हैं। अब 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो हार्वेस्ट का ब्रेड अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम हार्वेस्ट का ब्रेड खरीद के खाते हैं, ठीक है। बट कुछ 5 बच्चे ऐसे भी हैं जो हार्वेस्ट का ब्रेड अफोर्ड नहीं कर सकते। मान के चलिए कि हार्वेस्ट का ब्रेड 40 रुपए का आता है, ठीक है, और नॉर्मल ब्रेड 20 रुपए का आता है, ठीक है, या 30 का मान लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल ब्रेड जो है वो 30 रुपए का आता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कैटेगरी के जो 6 बच्चे हैं वो सिर्फ नॉर्मल ब्रेड खरीदते हैं और 4 बच्चे ऐसे हैं जो हार्वेस्ट का ब्रेड अफोर्ड कर सकते हैं। अपनी अपनी इनकम की बात है, ठीक है। तो इनकी इनकम इतनी है। अब मान के चलो ऐसा हो जाए कि अगर उपभोक्ता की इनकम बढ़ जाए। अच्छा, इनकम की बात कर रहा है क्या? इनकम इनकम ऑफ द बायर चेंज। अच्छा, इनकम चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये जो 6 बच्चे हैं, अगर इन बच्चों की इनकम अगर बढ़ जाती है तो जो कि पहले ये 30 रुपए का बर्गर ही अफोर्ड कर पा रहे थे, 40 वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो सोचते थे कि काश हमारी भी इनकम अगर ज्यादा हो जाती तो हम भी 40 वाला बर्गर वो ब्रेड खाते, ठीक है। तो इनकी इनकम बढ़ गई,
जैसे ही बढ़ गए तो वो ये 6 बच्चे भी इस कैटेगरी के अंदर आ गए, है ना। तो अब यहां पर कितने बच्चे हो गए? 10 बच्चे हो गए, ठीक है। मतलब 10 बच्चे मिल करके आप ये हार्वेस्ट के ब्रेड की डिमांड करेंगे, तो हार्वेस्ट के ब्रेड की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ में? इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। आई बात समझ? जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, आप उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हो जिस कैटेगरी में पहले लोग कम थे। आगे बात समझ में? और ऑब्वियस सी बात है, इसकी डिमांड घट जाएगी, इस वाली वस्तु की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि इसी के कंज्यूमर निकल करके यहां पर आ गए, ठीक है ना। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ रियल इनकम इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्सपेंड्स। अब जरा देखो, एक रियल इनकम इफेक्ट एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे कि मान के चलिए, ये सेम एग्जांपल है, 40 का एक बर्गर था और 30 का एक बर्गर था। ये 40 का बर्गर जो है बहुत सारे लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है। अफोर्ड ना कर पाने की वजह से वो नहीं खरीद पाते थे, पर वो सोचते थे कि हम खरीद लेंगे कभी, ठीक है, अगर हमारी इनकम हो जाए, ठीक है। एकदम से क्या हुआ, ये 40 का बर्गर हो गया 30 का, कीमत गिर गई। अब कीमत गिर गई तो वो कुछ ऐसे लोग जो 30 रुपए का बर्गर खरीद सकते थे या 30 का ब्रेड खरीद सकते थे, वो अब इसको अफोर्ड कर लेंगे। जैसे ही इसकी कीमत गिरी, इसके नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे। पहले कंज्यूमर जो कम थे, ठीक है, इसकी बाउंड्री के अंदर कम कंज्यूमर आ पा रहे थे। जैसे इसकी कीमत गिरी, इसके अंदर और भी ऐसे कंज्यूमर आ गए जिनके जो इस बजट में काम कर सकते थे या खरीद सकते थे। वो जैसे ही आए, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए। नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए तो इस वस्तु की डिमांड बढ़ गई। कीमत के गिरते ही नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं। समझे? ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक बर्गर खरीदने के लिए गया 20 रुपए का और 10 का मिला तो मैं ही 2 खरीद के आऊंगा। भाई मेरे अलावा और भी ऐसे कस्टमर है जो पहले 20 रुपए वाला नहीं खरीद पाते थे, जैसे ही वो 10 का हुआ वो भी आगे खरीदने के लिए। नए बायर्स का बढ़ जाना, समझ में आई बात? तो नए बायर्स के बढ़ने की वजह से भी डिमांड बढ़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो जी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर क्या आता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रेफर्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर द अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर। देखो जी क्या होता है, अगर मान के चलिए आप लोग टी कंज्यूम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो टी और कॉफी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। आप लोग टी कंज्यूम करते हो, ठीक है, और हुआ ये कि टी जो है 50 रुपए की आती है और कॉफी जो है वो 60 रुपए की आती है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कॉफी के रेट गिर गए, कॉफी के प्राइसेस गिर गए। आप कहोगे कि भाई टी भी 50 की मिल रही है, कॉफी भी 50 की मिल रही है, क्यों ना कॉफी पी जाए। टी क्यों पिएंगे हम? क्योंकि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपने मूव ऑन करके जैसे ही रेट गिरा, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, चाय को छोड़ के कॉफी को पीना शुरू कर दिया आपने। समझ में आई बात? ठीक है। Now, when the on price of the commodity fall, it becomes cheaper in the relation of the commodity Y according to the substitute of Y. It is the expansion of demand due to the substitution effect. Next है आपका size of consumer group. कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ जाना, when price of the fall, ठीक है। अब जरा देखो, जब आपके प्राइस जो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होती है, उसकी कीमत गिरती है तो नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं। पहले अगर 50 लोग खरीदने वाले थे, अगर कीमतें गिरेंगी तो 10, 15, 20 लोग और आ जाएंगे उसको खरीदने के लिए, जो कि उस रेट पे खरीद पाएंगे। समझ में आई बात? तो कंज्यूमर का ग्रुप जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसकी वजह से भी जो है ये रीजन आता है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट यूजेस। अब कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भाई, अब जैसे मिल्क है, ठीक है, आप सोचते हो कि भाई हम अगर मिल्क को कंज्यूम करना छोड़ देंगे तो मिल्क की डिमांड घट जाएगी, पर ऐसा नहीं है। मिल्क की अगर कंजम्पशन अगर आप कम भी कर देते हो, तब भी जो है मिल्क की डिमांड उतनी बनी रहेगी या बढ़ भी सकती है, क्योंकि उसके अदर यूजेस भी तो हैं। अदर यूजेस लाइक कैसे? पनीर बनाना है, मिठाइयाँ बनानी है, सब इसी से बनती है। समझ में? तो ये सब जो है क्या है, अदर यूजेस भी है। तो अदर यूजेस की वजह से भी डिमांड कई बार बढ़ जाती है।